हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज 10 प्रीवियस क्वेश्चन यूपीएससी का। ठीक है, आइए देखते हैं आज का 10 क्वेश्चन। तो आज देखेंगे सेट 12। ठीक है, 11 सेट तक हो गया था, आज 12 देखते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है। तो पहला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ लिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो मदनपल्ली को एक टर्म है, इसके बारे में देखेंगे आखिर क्या है ये। पिंगली वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किया था। आगे है कि पटाभी, बी नंबर में, पटाभी तरमे ने यहाँ से आंध्र क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। फिर सी है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो क्वेश्चन ये 2021 का है। ठीक है, लगातार हम चल रहे हैं, अभी कुछ दिन और चलेगा प्रीवियस क्वेश्चन। फिर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। डी है मैडम ब्लावस्की तथा कर्नल आउटकार्ट ने सबसे पहले यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी किया था। तो मदनपल्ली वो जगह है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। बट ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ क्या किया था, राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था और आंध्र प्रदेश में रखकर ही किया था, क्योंकि जगह तो मदनपल्ली में ही, इसीलिए ये बता। तो मदनपल्ली आंध्र प्रदेश में रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान जनगण मन का किया था। पर यह अनुवाद उन्होंने यहीं पर किया था। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ एक टर्म है, ऐतिहासिक स्थान है, ऐतिहासिक स्थान और ख्याति का कारण है। ठीक है, तो बुर्ज होम, क्या ये शैलकृत देव मंदिर है? दूसरा है चंद्रकेतुगढ़, टेराकोटा कला, क्या यहाँ टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है? गणेश्वर मंदिर, ये गणेश्वर कोई स्थान होगा। ठीक है, अच्छा गणेश्वर स्थान ही है। ठीक है, यहाँ पर ऐतिहासिक स्थान ही तो है। ताम्र कलाकृतियां, तो चंद्रकेतुगढ़ में टेराकोटा मिला है, शायद ये बंगाल में पड़ना चाहिए। गणेश्वर में ताम्र कलाकृतियां मिला है, ये आंध्र प्रदेश के साउथ की तरफ कहीं पड़ना चाहिए, नहीं होगा तो अलग जगह। बुर्जहोम जो है वो कश्मीर में है। ठीक है, और ये शैलकृत देव मंदिर के लिए प्रसिद्ध नहीं है, वहां पे गड्ढे वाले कुछ घर के बारे में कहा जा रहा है, उसके लिए प्रसिद्ध है। तो आइए देखते हैं। अच्छा, ये राजस्थान में है गणेश्वर, सॉरी साउथ की तरफ नहीं है। कला बुर्ज होम, यह नववसान काल का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। यह शैलकृत देव मंदिरों के लिए नहीं बल्कि गड्ढों वाले घरों, पिट ड्वेलिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। फिर चंद्रकेतुगढ़, यह पश्चिम बंगाल में स्थित एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। यह टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से मौर्य और गुप्त काल की टेराकोटा मूर्तियां मिली हैं, जो उस समय की कला और संस्कृति को दर्शाती है, अतः एक दो सही है। यह गणेश्वर करियर स्थान में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है और यह ताम्र कलाकृतियों कॉपर आर्टिफैक्ट्स के लिए प्रसिद्ध है। यह हड़प्पा सभ्यता से पहले की ताम्रयुगीन संस्कृति का केंद्र था। यहाँ से तांबे के उपकरण, हथियार और अन्य कलाकृतियां बड़ी संख्या में मिली है, इसलिए युग्म 3 सही है। इसलिए युग्म 3 सही उत्तर है, विकल्प डी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान एक भगोड़ा की बात कर रहा है, ख्वारिज्म युवराज, ठीक है, वहां पे इसका नाम नहीं, ख्वारिज्म जगह का ही नाम होना चाहिए। युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था, तो ये कथन सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। के लिए दूसरा कथन सही है, क्या देखना पड़ेगा। विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को डी गामा केरल के तट पर पहुंचा था। जहां तक हमें लग रहा है इसका आंसर ये दूसरा तो सही होना चाहिए। ठीक है, बट तीसरा गलत है। वास्को डी गामा जो है देवराय द्वितीय के समय में नहीं आया है, तीसरा गलत होना चाहिए। कर दो सही है, क्या देखते हैं। अच्छा, केवल एक सही, दूसरा भी
सही नहीं है, हमने ये गलत बताया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने, अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक के स्थान पे एक और नाम और होना चाहिए, कुछ निजामुद्दीन करके, ठीक है। देखते हैं इसका नाम, भूल गए क्या है, देखते हैं। कह रहा है इल्तुतमिश के शासन काल में चंगेज खान ने ख्वारिज साम्राज्य के अंतिम शासक जलालुद्दीन मंगरबर्नी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक पहुंचा था। कह रहे इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मंगरबर्नी को शपथ देने से इनकार कर दिया था, जिससे चंगेज खान के आक्रमण का खतरा टल गया था, इसलिए कथन सही है। कथन दूसरी की बात करें तो तैमूर ने 1398 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान नहीं, बल्कि अच्छा नसरुद्दीन, निमाजुद्दीन नहीं, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत पर तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया और दिल्ली पर भी लूटा था। तो वास्को डी गामा 1498 में कालिकट में केरल पहुंचा था, जबकि देवराय द्वितीय विजयनगर साम्राज्य के 15वीं सदी के शासक थे, लेकिन उनका शासनकाल 1446 तक था, लेकिन वास्को डी गामा 1498 में आया था, इसलिए ये कथन भी क्या है, सही नहीं है, ठीक है। तो केवल एक कथन सही है यहाँ पे, ठीक है, वो केवल पहला। लिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो इस कथन के बारे में कहा जा रहा है कि ये सही है। संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में एक थे। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है। फिर क्या है, गोवा में प्रति वर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। तो ये कथन भी सही है, बट संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई थी, गिरजाघर है कि नहीं ये देखना पड़ेगा, बट ये गलत ही है, ठीक है। तो गोवा में प्रति वर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है, 1 और 3 होना चाहिए सही। संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ यानी सोसाइटी ऑफ जीसस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्होंने सेंट इग्नाटियस लोएला के साथ मिलकर इस संघ की स्थापना की थी, इसीलिए कथन क्या है, सही है। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु चीन के तट पर स्थित सांगचुआन द्वीप में हुई थी, ठीक है, यानी गोवा के द्वीप पे नहीं हुआ था। संत फ्रांसिस जेवियर की जो मृत्यु है चीन के तट पर स्थित सांगचुआन द्वीप में हुई थी, ना कि गोवा में। और उनके अवशेषों के बाद में गोवा में लाया गया और बोम जीसस के बासिलिका में रखा गया, इसलिए कथन क्या है, गलत है। तीसरा है, गोवा में प्रति वर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है, फीस्ट ऑफ संत फ्रांसिस जेवियर, इसके नाम से जाना जाता होगा, ठीक है, का अनुष्ठान किया जाता है, जो उनके सम्मान में आयोजित एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है, इसीलिए यह कथन क्या है, सही है। आगे है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। मिताक्षरा उच्च जाति की सिविल विधि थी और दयाभाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। तो ध्यान देना है, मिताक्षरा एक विधि का पुस्तक था, ठीक है, प्राचीन काल का। तो उसमें जाति का वर्णन नहीं है कि उच्च जाति के लिए लागू होगा या निम्न जाति के लिए, जिस कारण से ये क्या है, गलत है, ठीक है। फिर है कि मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति का अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दयाभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकारी का दावा कर सकते थे। शायद ये कथन सही होगा। फिर मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्य संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दयाभाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्य दोनों संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। तो जहां तक शॉर्टकट में इसको देखने पर यह पता चलता है कि मिताक्षरा व्यवस्था में किसी परिवार सदस्य की संपत्ति पर मामलों पर विचार करती है, मिताक्षरा और दयाभाग, यहाँ भी मिताक्षरा और दयाभाग है, ठीक है। तो स्पष्ट रूप से नहीं है कि वो महिलाओं का अधिकार का वर्णन करती है, फिर भी इतना है कि कुछ विधवाओं को कुछ अधिकार दिए जाते थे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये भी एक तरह से गलत है, यहाँ पे सिर्फ सही है तो दूसरा, ठीक है, केवल दूसरा ही सही है। कारण मिताक्षरा और दयाभाग दोनों ही हिंदू विधि के विद्यालय हैं जो संपत्ति के उत्तराधिकार और विभाजन से संबंधित है।
यह कहना गलत है कि मिताक्षरा उच्च जाति के लिए और दयाभाग निम्न जाति के लिए थी। दोनों ही विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में प्रचलित थे और इनका जाति से सीधा संबंध नहीं रहा था, इसलिए यह कथन क्या है, गलत है। दूसरा है, मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र जन्म के साथ ही पिता की संपत्ति में सहदायिक बन जाता था। किसमें? मिताक्षरा में। और उस संपत्ति का अधिकार का दावा करने का अधिकार होता था, भले ही पिता जीवित हों। फिर है दाय भाग व्यवस्था में पुत्र को पिता की मृत्यु के बाद ही संपत्ति पर अधिकार मिलता है, इसलिए यह कथन क्या है, सही है। ठीक है, आगे कथन तीसरा, मिताक्षरा दया भाग दोनों ही प्रणालियां मुख्य रूप से परिवार के पुरुष सदस्यों की संपत्ति संबंध करती हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, मिताक्षरा और दया भाग दोनों ही प्रणालियां मुख्य परिवार के पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती हैं। हालांकि दया भाग व्यवस्था में विधवा को कुछ स्थितियों में संपत्ति पर अधिकार मिल सकता है, लेकिन यह कहना गलत है कि यह विशेष रूप से महिलाओं के संपत्ति के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करती है। क्या है, गलत हो जाता है और गलत कथन क्या है, ऑप्शन 2 सही होगा। आगे है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भभूति, हस्तिमल तथा सेमेक्षवर क्यों प्रसिद्ध थे। यहाँ पे कुछ व्यक्तियों का नाम है, भभूति, हस्तिमल और सेमेक्षवर। तो ये लोग क्या थे, नाटककार थे उस वक्त के। हस्तिमल और क्षेमेंद्र सभी मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध नाटककार थे। 7वीं से 8वीं शताब्दी के संस्कृत नाटककार थे। उनके प्रसिद्ध नाटकों में महावीर चरित, मालते माधव और उत्तर रामचरित शामिल है। फिर है हस्तिमल, 11वीं से 12वीं शताब्दी के जैन नाटककार थे। उन्होंने विक्रांत कौरव नामक नाटक लिखा था। क्षेमेंद्र 11वीं शताब्दी के कश्मीरी कवि और लेखक थे। उन्होंने कई काव्य कृतियां और नाटक लिखे थे, मतलब सारे तरह से नाटककार ही थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। तो ये कथन गलत है। ठीक है, कुछ ही महिलाओं को अधिकार दिया गया था। जहां तक इसकी बात आता है कि वैसे पुरुषों की पत्नियों को अधिकार दिया गया था जो कर यशों का भुगतान करते थे। ठीक है, फिर 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। तो ये भी कुछ क्या है, सकते हैं पैमाना को रखकर ही दिया गया होगा। तो ये दोनों हमको नहीं लगता इसमें सही है, ऑप्शन डी होना चाहिए। केवल 2 सही है, अच्छा नहीं गलत है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। ठीक है, यहाँ सभी है, इस कारण से गलत हो गया। तो इसमें तो कुछ स्थान दिया गया था, चाहे जो भी क्राइटेरिया रखा गया हो, इस कारण से इसको क्या करेंगे, सही करेंगे। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति नहीं की गई थी। मताधिकार केवल कुछ शर्तों को पूरा करने वाली महिलाओं को ही दिया गया था, जैसे कि संपत्ति, शिक्षा या पति का कर भुगतान। यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं माना जा सकता, नहीं था। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय विधानमंडलों में महिलाओं के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई थी, जिससे महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कुछ हद तक भागीदारी मिली थी। इसलिए कथन क्या है, दूसरा सही है। ठीक है, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसके लिए बताया जा रहा है कि AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, कुछ ऐसा होना चाहिए। तो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया था। तो ये 8 अगस्त 1942 को नहीं किया गया था। फिर है कि 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दिया था। ये विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था 1939 के आसपास, उसी वक्त इसने त्याग पत्र दिया था। क्रिस्प ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही संपूर्ण डोमिनियन स्टेट्स वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। तो क्रिस्प ने प्रस्ताव तो आया था, बट उस वक्त 8 अगस्त 1942 का समय नहीं था। इस कारण से ऑप्शन ए सही है, बाकी ये सब गलत है। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बॉम्बे में अपने अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था।
इसी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अन्य विकल्प गलत है क्योंकि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार पहले हुआ था, लेकिन 8 अगस्त 1942 को नहीं हुआ था। 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के बाद विश्व मिशन 1942 में भारत आया था, लेकिन 8 अगस्त को नहीं आया था, और उसका 1942 में ही आया था, बट 8 अगस्त को नहीं आया था, और उसका प्रस्ताव द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही डोमिनियन स्टेट की स्थापना का था। ठीक है, इसलिए 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में सही कथन यही है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मुंबई में ठीक है, उसमें बॉम्बे बोला जाता था, अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स, यहाँ पे सॉन्ग्स होना चाहिए, एक बार छूट गया, ठीक है, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंधित है, तो ध्यान देना है सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन। इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंध है? तो ये क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स, यहाँ भी छूट गया, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, यानी यहाँ पे इंग्लिश में है सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंध है। उन्होंने अरबदा जेल में रहने के दौरान भारतीय भजनों और कविताओं का किया। इस संग्रह का अनुवाद बाद में अंग्रेजी में भी किया गया और इसे सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन के नाम से प्रकाशित किया गया था। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? तो ध्यान देना है, कई गांवों को मिलाकर एक परगना का निर्माण किया जाता था और कई परगनाओं को मिलाकर एक सरकार का निर्माण किया जाता था और कई सरकार एक साथ जब मिल जाते थे तो वो सूबा कहलाता था। तो पहला कथन क्या है, सही है। मध्यकालीन भारत में प्रशासनिक विभाजन इस प्रकार था, तो ये मध्यकालीन भारत का एक विभाजन है सरकार के ढांचा का। तो परगना यह सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई होती थी जिसमें कई गांव शामिल होते थे। यदि गांव को मान लेंगे तो और छोटा हो जाएगा, ठीक है, कि गांव फिर परगना तब सरकार तब सूबा। ठीक है, कर रहा है सरकार ये परगना से बड़ी इकाई थी जिसमें कई परगने शामिल होते थे। और फिर है सूबा, यह सबसे बड़ी इकाई थी जिसे प्रांत भी कहा जाता था, इसमें कई सरकारें शामिल होती थी। तो ध्यान देना है कि परगना के बाद सरकार और सरकार के बाद सूबा, दोनों एक साथ है और ऊपर पे है परगना, नीचे है, उससे नीचे और भी जाएंगे तो फिर गांव होता है, यानी गांव, परगना, सरकार और सूबा। तो परगना, सरकार और सूबा ये क्या है, आरोही क्रम में है। और साथ ही बोला जा रहा है सूबा सबसे बड़ी इकाई तो थी लेकिन जिसे प्रांत भी कहा जाता था, इसमें कई सरकारें शामिल होती थी। ठीक है, तो आज हमने 10 क्वेश्चन देख लिया प्रीवियस हिस्ट्री से संबंधित। तो मिलते हैं कल PSIR के 10 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहे, वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।